रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दे रही हूँ। हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट, जो कि मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, पीपीटी पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि इतना लंबा कि इनको इसको जरूरत नहीं है ना। एक पेन ले लेते हैं, पेन का साइज देख लेते हैं, परफेक्ट इतना कर लेते हैं। ठीक ना, सेक्शन 14 हमने पढ़ा था, 13 जिसमें सम्मति दी थी, फिर 14 में स्वतंत्र सम्मति दी थी, और जो बोलता था कि स्वतंत्र सम्मति तब होगी जब वो 15, 16, 17 और 18 से फ्री हो, प्लस भूल भी हो, है ना, भूल से दी गई सम्मति से फ्री हो। तो जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं बहुत डीपली चली गई थी, मतलब मैं एक एक चीज को 5-5, 6-6 बार एग्जाम्पल देकर पढ़ा रही थी, जो कि कल मैंने सोचा मैं बहुत गलत कर रही हूँ। तुम लोग को इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को सिर्फ एलएलबी के लिए चाहिए, और सिर्फ ये 2 सेक्शन पढ़ने में हमको कम से कम 50 मिनट लग गया था, जबकि मैंने देखा है कि 50 मिनट या 1.5 घंटे का 1 आवर 30 मिनट का एक मैराथन क्लास तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिसमें पूरे के पूरे 1 to 72 आर्टिकल, 1 से 72 आर्टिकल डिस्कस रहते हैं विद केस, फैक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इतना फास्ट भी नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ तो हमें समझ में आना चाहिए, और चूंकि मैंने पहले बोला कि मैं पढ़ाऊंगी तो थोड़ा एलएलएम के लिए थोड़ा डीपली नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो एक चीज का एग्जाम्पल एक ही बार देंगे, पहला रूल, एक चीज का एग्जाम्पल एक बार देंगे। अगर सेक्शन के साथ कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसको हम जरूर देखेंगे, क्योंकि सेक्शन के साथ के एग्जाम्पल आते हैं, एलएलबी में नहीं आएंगे, आगे तुम्हारे आएंगे, ठीक है, जुडिशियल एपीओ कहीं भी आएंगे। तीसरी बात, अगर तुमको एक एग्जाम्पल हमको लग रहा है कि कठिन हम बता रहे हैं तो उसके साथ एक सिंपल बता देंगे, ठीक है। रिवीजन के नाम पे हम क्या करेंगे कि जब सेकेंड टाइम हम सेकेंड डे क्लास लेंगे तो पीछे वाला हम शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है, बस इतना करेंगे। अब और लेक्चर नहीं बढ़ाऊंगी इसको मैं, इसको पहले मैं इरेज करती हूँ, और चलते हैं हम लोग अपने बेयर एक्ट पर वापस। अब हम जल्दी जल्दी बेयर एक्ट पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, बस इतने पढ़ेंगे, क्योंकि जब तुम लोग को बेयर एक्ट इस हिसाब से पढ़ना होगा कि मुझे बेयर एक्ट आना चाहिए, तो उसके लिए पहले तुम बेयर एक्ट खरीदोगे, ठीक है। चलो, हाँ, ये 3 एग्जाम्पल हमने कल पढ़ा था, बट ये एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ा था, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है असम्यक अक्षर का, इसको पढ़ लेना। क्या बोलता है, देखो, असम्यक अक्षर का क्या मतलब होता है कि किसी के मन को इस प्रकार प्रभावित रखो कि उससे कुछ अनुचित लाभ ले सको। फॉर एग्जाम्पल, कोई पिता है अपने बच्चे पर प्रभाव रखता है, ठीक है, और उससे अनुचित फायदा ले ले, है ना। कोई कोई साहूकार है, कोई जो पैसा उधार देता है, ठीक है, साहूकार है बी, ये एग्जाम्पल हमने देखा था, वो ए को पैसा एक बार उधार दिया था, जब दोबारा ए उधार लेने गया, पुराना पैसा नहीं चुकाया था, तो बी ने उसका फायदा उठाते हुए उससे और अधिक ब्याज में दोबारा पैसा दिया, जो कि असम्यक असर माना गया, ठीक है। बट फोर्थ वाला एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है भी हम बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक बैंक की बात हो रही है, ठीक है, और बैंक का अपना रूल होता है, ठीक है, बाजार में तंगी चल रही है, ठीक है। देखो, ए एक बैंककार से उधार लेने के लिए ऐसे समय में आवेदन करता है जब धन के बाजार में तंगी है, ठीक है। बैंककार ब्याज की अप्रायिक ऊंची दर पर देने के सिवाय उधार देने से इनकार कर देता है। ए एक बैंक वाले से कहता है कि मुझे पैसा उधार दो, ऑलरेडी पैसे की तंगी चल रही थी, तो बैंक वाले ने कहा भैया अधिक दर पर अधिक ब्याज पे अगर ले पाओगे तब तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। मजबूरन में ए को लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर असम्यक अक्षर का यूज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ये व्यापार के मामूली अनुक्रम में है, बाजार में तंगी है, ये सबको पता है, ठीक है। इससे सिर्फ ए प्रभावित नहीं हुआ है, या बी प्रभावित नहीं हुए हैं, पूरे सोसाइटी प्रभावित है, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, आई थिंक जुडिशरी के पेपर में क्वेश्चन बन के आया था, इसलिए मैंने बोला। चलो,
ओके, कपट की परिभाषा यहाँ शुरू करते हैं। कपट सुनने में बहुत इजी सा लगता है ना। कपट कपट से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है। मतलब कुल मिलाकर कपट से मतलब है निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो। सेक्शन 17 बोल रहा है कपट की बात। कपट कह रहा है निम्नलिखित कार्य कपट है। निम्नलिखित कार्य क्या है? कपट है। कौन कौन से? जब कोई व्यक्ति है या उसका अभिकर्ता। अभिकर्ता कौन होता है ये हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही देखेंगे, फिर भी समझ जाओ। एजेंट, तुमने अपना काम करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके रखा है, ठीक है? व्यक्ति या उसका अभिकर्ता, ठीक है? चाहे कार्य के द्वारा या मौन रख के, चुपचाप रह के। तो मौनानुकूलता यूज हुई है, मौनानुकूलता जो भी यूज हुआ है, तो हम इसको कट करके अपनी हिंदी में लिखेंगे चुप रहकर। चुप रहकर दूसरे पक्षकार से या उसके अभिकर्ता से, ठीक है? इतना तक हमने पढ़ा था, ये समझ में आया? अब ये चुप रह करके का क्या मतलब है ये भी हम बता रहे हैं अभी। देखो, संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से, तो क्या हो गया? आशय क्या है? प्रवंचना। दूसरा, संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से। तो यहाँ दो आशय हो गया। ये चुप क्यों हो रहा है? ये कार्य क्यों कर रहा है? चुप क्यों हो रहा है? ताकि जो संविदा का दूसरा पक्षकार है, किस आशय से ये कार्य कर रहा है? पहला, प्रवंचना कर सके किसी काम को करने के लिए या किसी संविदा करने के लिए उसको उत्प्रेरित कर सके। अब भी नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा, अभी आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अभी हम सिर्फ इसको शॉर्ट नोट में कट कर रहे थे, ठीक है? अभी जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा, ठीक है? तो क्या प्रवंचना कर रहा है या क्या झूठ बोल रहा है? देखो, जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। ओके, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दें ताकि उसमें जगह आ जाए, ठीक? ओके, तो आशय हमने देखा, प्रवंचना या संविदा उत्प्रेरित करने के आशय से, इससे। ओके, पहला क्या था? कोई सत्य बात। ज्यादा पतला लिख रहे हैं, 2 नंबर कर दे रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है? कोई बात जो ये जानता है, ये मान लो ये एक्स है, ये जानता है कि सत्य नहीं है, ठीक है? ये जानता है कि सत्य नहीं है, ठीक है? फिर भी उस बात को पूर्ण भरोसा दिलाने के लिए इसे कि हाँ ये सत्य है, हाँ ये सत्य है, तुम इस बात पर भरोसा करो, हाँ ये सत्य है, ये तुम इस बात पर भरोसा करो, जबकि ये जानता है कि सत्य नहीं है। क्यों ऐसा कर रहा है? ताकि ये व्यक्ति या इसका अभिकर्ता उस बात पर इस पर भरोसा करके संविदा कर ले। चलो, अब हम यहाँ पे अपना अपना तरीका अपनाते हैं जो तुम लोग को समझ में आएगा। चलो, एक्स है या उसका एजेंट है, कोई बात है, ठीक है? मान लो कि ये जमीन है, ठीक है?
इस पर केस चल रहा है। ये हम अपने आप से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यक्स है या उसका एजेंट है, इनके पास एक जमीन है, इनको पता है कि इस पर केस चल रहा है, ये जमीन को वाई को बेचते हैं या उसके एजेंट को बेचते हैं, ठीक है, और उससे प्रवंचना करते हैं, इस आशय से प्रवंचना करते हैं, किस आशय से प्रवंचना करते हैं कि इनकी जमीन बिक जाए। प्रवंचना का आशय क्या है कि जमीन बिक जाए या जमीन बिक्री की संविदा हो जाए, ठीक है। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, सत्य बात को छिपा रहे हैं। क्या सत्य बात को छिपा रहे हैं कि इस जमीन पर वाद चल रहा है, जिस जमीन पर वाद चलता रहता है उसको आप बेच नहीं सकते हो, या बेच सकते हो, कुछ शर्त होती है। बट जब वाई ने इनसे पूछा भैया कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, इन्होंने पूछा भैया कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, तो ये इनको पता है कि केस चल रहा है, ठीक है, ठीक है, सत्य तो यही है केस चल रहा है, ठीक है, फिर भी उसको झूठ बोल दे रहे हैं। जो बात सत्य नहीं है, जो बात सत्य नहीं है उसको सत्य दिखा रहे हैं। कौन सी बात सत्य नहीं है कि केस नहीं चल रहा है, ये बात सत्य नहीं है। जमीन किसी केस से किसी वाद से फ्री नहीं है, उस पर कोई मुकदमा नहीं है, ठीक है, ये बात सत्य नहीं है, ठीक है। जमीन साफ सुथरी है, ये बात सत्य नहीं है, ठीक है। जमीन साफ सुथरी है, समझ रहे हो मेरी बात ना, साफ सुथरी तभी होगी जब उस पर कोई केस नहीं होगा, ठीक है, कचरा डालने वाली बात नहीं कर रहे, बट ये उसको झूठ बोल दे रहे। इतना सिंपल सी बात है कि इन्होंने क्या किया, सामने वाले पक्षकार को जो बात सत्य थी उसको झूठा गलत तरीके से बताया, ताकि क्या कर सके, संविदा कर सके। ये पहला था, ठीक है, ओके। चलो, किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना। अच्छा रुक जाओ, जो तुमको अभी हम एग्जाम्पल बताए थे, और जो भी हमने एग्जाम्पल बताया वो इसका था, ठीक है, ओके, मैंने खुद ही गड़बड़ कर दिया है। तो जो दूसरा सक्रिय रूप से छिपाया, यहाँ पे ये सक्रिय रूप से इस बात को छिपा रहे हैं ना, सक्रिय रूप से छिपा रहे हैं, इनको पता है कि जमीन मतलब केस में है, छिपा रहे हैं, ये क्या तब क्या कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, ओके। और ये दूसरे वाले का है, पहले वाले के लिए रुक जाओ हम बता रहे हैं, ये होगा, ठीक है, पहले वाले के लिए ये होगा कि एक्स ए है, वाई को एक जमीन बेचता है, ये रही जमीन, मान लो दलाली का काम करता है, ठीक है, इसको खुद ही नहीं पता कि जमीन पर कोई केस चल रहा है कि नहीं। वाई ने पूछा भैया जमीन पे कोई केस तो नहीं चल रहा, इनको खुद ही नहीं पता कि जमीन पे कोई केस चल रहा है कि नहीं, ये बोल देते हैं हाँ नहीं चल रहा, एकदम साफ सुथरी जमीन है, ठीक है, जबकि ये खुद ही कंफर्म नहीं है। ये देखो, ये था ना, कर दें, आई डोंट नो कहाँ तक का रिकॉर्डिंग हो। तीसरा, कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना किया गया हो। तीसरा क्या है, किसी को ऐसा वचन देना, एक्स वाई से कहता है, ठीक है, कि तुम मेरा क्या कहते हैं, चले जाओ मेरा 50 किलो गेहूं उठा लाओ खेत से या दुकान से, या आटा उठा लाओ, और आओगे तो मैं तुमको जो है 200 रुपए दूंगा, ठीक है, बट एक्स का ऐसा कोई आशय नहीं था उसको देने का, तो ये भी क्या है, कपट है। ऐसा वचन देना जिसको पूर्ण करने का आपका आशय न हो। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कहता है, क्या कपट होगा, प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य करना, ये फोर्थ हो गया। कोई ऐसा कार्य या लोभ जिसका कपट पूर्ण होना विधि विशेषता घोषित करे, कोई और भी ऐसा कई ऐसे काम होंगे या लोभ होंगे जिसे कपट लॉ द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है।
इसकी कोई वो नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है, पहले और दूसरे में समझना था जो कि मैंने ऊपर नीचे कर दिया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उनके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी ना हो जिन्हें ध्यान में रखते रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता कि वह बोले, या जब तक कि उसका मौन स्वयं ही बोलने के तुल्य ना हो। चलो हम तुमको बता रहे क्या हो रहा है, अब अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, सेक्शन 17 कपट की बात करता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य या प्रवंचना इस आशय से करता है, ठीक है ना, यही था, किस आशय से करता है। देखो पहला क्या था, कोई ऐसी बात किसी अन्य व्यक्ति से कहना, कोई ऐसी बात किसी अन्य व्यक्ति को कहना, किस आशय से, आशय, एक मिनट, यहाँ आशय संविदा का था, ठीक है ना, अन्य व्यक्ति से कहना जिसके बारे में वो खुद ही श्योर नहीं है, ठीक है, जिसकी सत्यता का ज्ञान उसे खुद ही नहीं पता, जिसकी सत्यता का ज्ञान उसे स्वयं ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई से कुछ कहा बट एक्स को खुद ही नहीं पता कि वो जो बोल रहा है वो कंफर्म है कि नहीं। ठीक है, गांव मोहल्ले में अक्सर ये सब होता रहता है ना, लोग बकर बकर कर देते कहीं उनकी बात झूठी ना साबित हो जाए, बस इसी चक्कर में, जबकि वो खुद श्योर नहीं होते। चलो दूसरा क्या था, है ना, एक बार देख लेते हैं हमने जब तो फिर गड़बड़ हो। ठीक है, दूसरा था कोई व्यक्ति किसी बात को क्लियरली जानता है। अभी इसका एग्जांपल सबका देखेंगे। ठीक है, किसी बात को बहुत अच्छे से जानता है, किसी बात को सब अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है, अच्छे से जानता है, बट प्रवंचना करने के लिए, क्या करने के लिए, ये प्रवंचना किस आशय की, संविदा कर ली जाए। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं गए, हमने दुकानदार से पूछा भैया आपके पास प्योर खादी में कपड़ा होगा, उसने बोरे का सामान बना के रखा हुआ है, प्योर खादी का नहीं बना के रखा है। ठीक है, उसको पता है ये बात, वो हमसे इस बात को छिपाता है। ठीक है, और असली बात को जानते हुए क्या करता है, बात को छिपा लेता है ताकि क्या कर सके, हमारे साथ प्रवंचना कर सके। किस आशय से, ताकि हम उससे सामान लें। सामान लेने का क्या मतलब है, हम उसको पैसा देंगे, वो हमको सामान देगा और इस प्रकार की संविदा होगी। तो वो हमसे क्या कर रहा है, सक्रिय रूप से छिपाता है। ठीक है, कैसे छिपाता है, सक्रिय मतलब जानबूझकर छिपाता है। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा तो क्या था 17(3) में, ठीक है, प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य बात, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां समझ में आएगा। सो तीसरा था प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य बात। ठीक है, चौथा था, अच्छा प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य बात फोर्थ थी, उससे पहले थर्ड था कोई वचन जो उसको पालन करने के आशय से न किया गया हो। ठीक है, कोई वचन देना जिसका पालन करने का हमारा क्या ना हो, आशय ना हो, आशय ना हो। ठीक है, किस चीज का, पालन करने का। तो ये क्या होगा, प्रवंचना होगी, किसमें आएगी, कपट में। कोई अन्य प्रकार का कार्य, ये फोर्थ में था, और आई थिंक 5th में होगा, विधि ने किसी कार्य को क्या किया हो, कपट घोषित किया हो। ठीक है, कोई कार्य लो जिसे विधि द्वारा विशेषता
कार्य या सॉरी कपटपूर्ण होना घोषित किया गया है। यही तुमको पूरा अच्छे से आना चाहिए। इस सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है यही आना चाहिए, ठीक है। पांचवा क्या है, कोई ऐसा कार्य या लोग, तो लोग तुम लोग को हम पढ़ाएंगे आईपीसी में, वहां परेशान ना हो, ठीक है। कोई भी कार्य या लोग, लोग को अभी देख लो, डॉक्टर का नर्स का काम है बी को इंजेक्शन देना, बट वो इंजेक्शन नहीं देती तो वो क्या कर रही है, अपने कार्य में लोप कर रही है, ठीक है। ऐसा कार्य है लोप जिसे किसी विधि द्वारा कपट, स्पेशली कपट घोषित किया गया हो, ठीक है। उसके बाद आता है एक एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन आता है, देखो मौन रहना, मौनानुकूलता, अभी इसमें जगह नहीं है लेकिन हम लिखेंगे इसी में, ठीक है। पहले हम बेरैक में तुमको दिखा देते हैं तुम लोग को, तो फिर उसके बाद ये रहा। संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो। संविदा करने के लिए कुछ तथ्य होते हैं और उन तथ्यों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है। जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी ना हो कि जिन्हें ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो कि वह बोले, या जब तक कि उसका मौन स्वतः ही बोलने का तुल्य हो। तो मौन शब्द यहाँ आ क्यों रहा है, देखो यहाँ एकदम स्टार्टिंग में कहीं पता है, ये रहा। कपट से विपरीत है निम्नलिखित कार्यों में से कोई ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता के या किसी अन्य पक्षकार के या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना के आशय से, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ऐड होता जो हमने नहीं ऐड किया है, कार्य, प्रवंचना या मौनानुकूलता, मतलब चुप रहना। ये सब क्या कारित करेंगे, कपट कारित करेंगे, चाहे वह व्यक्ति स्वयं कर रहा हो या उसका अभिकर्ता। नाउ एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, हम पेज चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जगह नहीं है और हमको प्लस यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर भी लिखना है, इसलिए देखो सबसे पहले ही सेक्शन 70 में लिख दिया कि कोई पक्षकार है, ठीक है, या उसका एजेंट है, उसके कार्य या चुप रहने, मौनानुकूलता, साइलेंट रह जाने से, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दे रहे हैं, या प्रवंचना करने से किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य पक्षकार या उसके अभिकर्ता को संविदा के लिए क्या किया जा रहा है, मतलब मनाया जा रहा है, समझ लो, है ना। तो अब एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि हमेशा चुप रहना, एक्सप्लेनेशन, हमेशा चुप रहना, हमेशा मौनानुकूल रहना कपट की परिभाषा में नहीं आएगा, ठीक है। संविदा करने के आवश्यक तत्वों को जब तक ये परिभाषित नहीं करता, आवश्यक तत्वों को जब तक ये परिभाषित नहीं करता, सॉरी प्रभावित नहीं करता, तब तक चुप रहना कपट की श्रेणी में नहीं आएगा। तो कब आएगा, जब बोलने का कर्तव्य था और नहीं बोला, ठीक है, चुप रह गया, तब वो कपट की श्रेणी में आएगा, ओके। और या जब उसका चुप रहना ही बोलने के समान था। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, अभी सारे एग्जाम्पल आगे दिखेंगे, है इसी सेक्शन में कई सारे एग्जाम्पल है, हर सेक्शन में एग्जाम्पल है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देते हैं, टाइम जाता है। फिर भी हम चावल खरीद रहे हैं, ओके, हमने बोला भैया ये चावल तो दो साल पुराना तो होगा ही, अच्छा चावल दिख रहा है, ठीक है, और वो नहीं बोला, उसको पता है कि चावल सिर्फ 2 महीने पुराना है, ठीक है। तो यहाँ उसका चुप रहना ही बोलने के समान मान लिया जाएगा और वो क्या कर रहा है, कपट कर रहा है। दूसरा, जहां उसका बोलने का कर्तव्य था, फॉर एग्जाम्पल हम बासमती खरीद रहे थे,
हमने उससे कहा भाई हमको बासमती चावल देना, ठीक है, पतंजलि वाला। तो लेकिन पैकेट चूंकि खुली नहीं है, तो आप एक काम करो, ओपन करके और किसी पॉलीथीन में करके दे दो, ठीक है। उसके पास बासमती नहीं थी पतंजलि वाली, उसने क्या किया, राजधानी और चावल दे दिया। तो उसका यहाँ कर्तव्य था कि वो बताए कि वो कौन सा चावल दे रहा है, ठीक है, ओके। तो मेरे एग्जाम्पल थोड़े से हटके हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेयर एक्ट में कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, और फिर हम लोग उस फैक्ट के नीचे जोड़ भी देंगे। ए नीलाम द्वारा बी का एक घोड़ा बेचता है। ए जो है बी का एक घोड़ा बेच रहा है नीलामी द्वारा, जिसके बारे में ए जानता है कि वह ऐबदार है, ठीक है, सॉरी, ए नीलामी द्वारा बी को एक घोड़ा बेचता है, ठीक है। ए नीलामी द्वारा बी को एक घोड़ा बेचता है, जिसके बारे में ए जानता है कि वो जो घोड़ा है ऐबदार है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ए ने बी को नहीं बताया कि इस घोड़े में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चुप रह गया। तो क्या यहाँ पर ए ने कपट किया है? नहीं। एक रूल होता है क्रेता सावधान का नियम, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे वहां, ठीक। क्यों नहीं किया है? देखो यहाँ ए की ड्यूटी नहीं थी कि वो बताए कि भैया मेरे घोड़े में ये प्रॉब्लम है, मेरा घोड़ा काना है, मेरा घोड़ा लंगड़ा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तुम खरीद रहे हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम पूछो। अगर बी ने पूछा होता और तब ए नहीं बताता, तब वहां कपट होता, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आया? याद रखना ये वाला एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। लेकिन चलो, ओके, बहुत अच्छे समझ में आया। अब देखना, सेम एग्जाम्पल है, कुछ थोड़ा रिलेशनशिप में अंतर है। ए की एक की खा पुत्री है, तो ए की जो डॉटर है वो है बी, ठीक। वह अभी माइनर है, अप्राप्त वय हुई है, सॉरी प्राप्त वय हो गई है, वो मेजर है, ठीक है। काहे गंदा कर देते हैं इतना। ए की डॉटर बी है जो अब प्राप्त वय है, मतलब 18 प्लस हो गई है, ठीक है। दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं, संबंध ऐसे हैं कि लग रहा है कि जो है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, भाई बाप बेटी का रिश्ता है, ठीक है। ए से बी एक घोड़ा खरीदती है, अपने पिता से एक घोड़ा खरीदती है। यहाँ चूंकि रिश्ता ऐसा है, अगर बेटी भले न पूछे, ठीक है, रिलेशनशिप के कारण पिता का यह कर्तव्य है कि बेटी को उस घोड़े की कमियां बताए अगर उसमें कोई कमी है, और पिता अगर ऐसा नहीं करता तो वो कपट कर रहा है। अब देखो कंफ्यूज क्यों हो रहे होगे तुम लोग, हम बता दे रहे हैं। देखो एग्जाम्पल ए में क्या था, ए अपना ऐबदार घोड़ा किसी को बेचता है, बी को, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक। ये विक्रेता है, ये क्रेता है, ये बेचने वाला है, खरीदार है, ठीक। घोड़ा ऐबदार है, नीलाम हो रहा था, नीलामी के लिए तुम आए, तुमने लिया, ठीक है। तुम्हें खुद पता करना चाहिए था, पूछना चाहिए था भैया जो सामान हम ले रहे हैं उसमें कोई कमी है कि नहीं, इसकी कोई मोरल ड्यूटी नहीं बन रही थी, ठीक है। बट एग्जाम्पल 2 में ए और बी में फादर और डॉटर का रिलेशनशिप है, ओके। नाउ अगर बेटी ने यहाँ पर नहीं पूछा तो कॉमन सेंस ये लगाया जाता है, देखो कोर्ट में ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है, कि बेटी को बाप के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता मुझे कुछ खराब चीज नहीं बेचेंगे, है ना, इसलिए बेटी ने इनसे नहीं पूछा। यहाँ पर बी ने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था, और इसलिए का कोई ड्यूटी नहीं बन रही थी। बट यहाँ पर रिलेशनशिप ऐसा था कि विश्वास का रिलेशनशिप था, और पिता का कर्तव्य था कि बेटी को बताए, और अगर ये अपनी बेटी को ही नहीं बता रहा तो ये कपट कर रहा है, ठीक। सो
मेरा थोड़ा सा एक व्हाइट पेज छोड़ दिए इसमें हम। ठीक है, कुछ हम कर रहे थे, वाला था कहीं तो गोचे थे, कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो देखो एग्जाम्पल ड्रॉप इन नहीं चल रहा, तो इस वाले में एग्जाम्पल ए और बी दोनों आएगा, ठीक है, याद रखना। ओके, ओके। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। काश से खा कहता है कि यदि आप इस बात का प्रत्याख्यान न करें तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा बेऐब है। का कुछ भी नहीं कहता। यहाँ का मौन बोलने के तुल्य है। तो ये भी हमने एक्सप्लेनेशन वाला है। ए से बी घोड़ा खरीद रहा है, अभी कहता है मैं आपसे घोड़ा खरीद रहा हूं, ठीक है। और अगर आप ये मान लेते हैं, कि घोड़े में कोई ऐब नहीं है, ठीक है, या आप कुछ नहीं कहते हैं, आप ये नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं मान लूंगा कि घोड़े में कोई ऐब नहीं है, ठीक है। आप कुछ नहीं बोलना चाहते, चुप रहेंगे, आप कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते इस घोड़े के बारे में, तो मैं यह मान लूंगा कि ये घोड़ा क्या है, बेऐब है, ठीक है। ए से बी घोड़ा खरीदा, बी कह रहा है अगर आपने घोड़ा मैं तो आपसे ले रहा हूँ, बट अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा बेऐब है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ओके, बाद में पता चलता है कि घोड़े में एक्चुअली में प्रॉब्लम थी। तो अब यहाँ ए ने क्या किया है, कपट किया है। क्यों? क्योंकि बी ने पूछा था, बी ने एक शर्त लगाई थी कि अगर आप चुप रहेंगे तो मैं मान लूंगा कि आपकी तरफ से यह एक्सेप्ट हो जा रहा है कि घोड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये चुप रह गए थे, तो इनका आशय क्या था, अपनी गलत बात को सत्य साबित करने का। का और खा जो व्यापारी हैं एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। का की कीमतों में ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है जिससे समझा करने के लिए अग्रसर होने कि खा की रजीबंदी पर प्रभाव पड़ेगा। खा को यह जानकारी देने के लिए का आबद्ध नहीं है। चलो एग्जाम्पल देखो क्या बोला है फोर्थ वाला। ए बी आपस में व्यापार करते हैं, मान लो एक्स सामान का व्यापार करते हैं। ए को पता है कि एक्स की कीमत में कुछ चाहे कम ज्यादा जो भी, मान लो एक्स की कीमत ज्यादा होने वाली है, बी को इस बारे में पता नहीं है, ठीक। ए जानता है कि अगर बी को पता चल गया कि एक्स की कीमत ज्यादा होने वाली है तो ये मुझसे सामान नहीं खरीदेगा, ओके। इसलिए ए बी को बताता भी नहीं है। यहाँ ए ने कोई अपराध, कोई कपट नहीं किया है, क्योंकि व्यापार में इनको खुद पता लगाना होगा। अगर बी पूछता और तब ए नहीं बताते तब कपट होता, ठीक है। यहाँ एक जो जानकारी है वो स्वयं से है, ना कि बी से छिपा रहा है वो, ठीक है। बी की जानकारी अधूरी है, इसमें गलती बी की है, ठीक है। आई होप कपट समझ में आया। अब हम दुर्व्यपदेशन पढ़ेंगे, ठीक है। दुर्व्यपदेशन, तो अगर कोई कपट से प्रभावित होकर संहिता करता है तो वो भी स्वतंत्र सहमति नहीं है, ठीक। दुर्व्यपदेशन से अभिप्रेत है वह बात जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया जाए कि निश्चयात्मक आख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित न हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने पर विश्वास करता हो। तो कुछ कुछ तुमको कपट की तरह दिख रहा है, ठीक है। मेरा ये व्हाइट
ये नहीं चल रहा क्या? चलो चलो, क्या बोल रहा है देखो, 18 सेक्शन 18 ये दुर्विदेशन की बात कर रहा है। मिस, इसको मतलब तुम समझ लो कि दुर्विदेशन मतलब गलत तरीके से किसी चीज से बात करना, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। और सबसे पहला वाला क्या बोला, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये इसमें से 15 और 16 और 17, हो सकता है 18 भी, चारों में से एक कोई तुम्हारा क्वेश्चन एलएलबी में 20 नंबर क्वेश्चन आएगा। चलो, उस बात को जो सत्य नहीं है, तो सबसे पहली बात सत्य नहीं है, उसे इस प्रकार निश्चायक रूप से प्रख्यान करता है। इतने सही तरीके से बोलता है ना, लगता है बस सत्य ही बोल रहा है, ठीक है। जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित ना हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता है, ठीक है। ओके, तो पहला क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति एक बात करता है, ठीक है, किसी व्यक्ति से, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई से कोई बात कर रहा है, ठीक है, और उसे विश्वास भी है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है, ठीक है, उसे अपनी बात का विश्वास है, बट उसके पास उस विश्वास के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है जो उसकी बात को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, मतलब किसी जानकारी द्वारा समर्थित, अभी समर्पित कर, जानकारी द्वारा वो समर्थित नहीं है। होता है ना गांव में कि अभी हम लोग किसी से धार्मिक रूप में बहस करने लगे, हमको लगता है हम जो बात बोल रहे हैं सही है, ओके, हमें विश्वास भी है, हमने सुना हुआ है बचपन से, बट हमको ये नहीं पता रहता आखिर हमने सुना तो है, बट कौन सी कहाँ से ये जानकारी आई है, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये भी दुरुपदेशन है, ये पहला था। दूसरा देखते हैं, कोई ऐसा कर्तव्य भंग, तो दूसरे में कर्तव्य भंग हो रहा है जो प्रवंचना करने के आशय से, आशय कैसा है, प्रवंचना करना के बिना, जो सॉरी, प्रवंचना करने के आशय के बिना, मतलब प्रवंचना करने का कोई आशय नहीं है बट कर्तव्य भंग है, ठीक है, जो उसे करता है या उसे से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा भुलावा देकर पहुंचाए जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। देखो, बेयर एक्ट अपना अपना ले लो, 50 बार 100 बार पढ़ो, इतनी बार मैंने पढ़ा हुआ है, कम से कम 100 बार तो पढ़ा ही होगा, बट मुझे खुद इसको तोड़ के पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका सिर्फ पॉइंटर्स बनाया जाता है, मेन पॉइंट्स का, ठीक है। चलो, ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो रहा है, कोई कर्तव्य भंग हो रहा है, ठीक है, बट ये कर्तव्य भंग मतलब कोई ड्यूटी है उसका ब्रीच किया जा रहा है, बट प्रवंचना करने के आशय के बिना है, ठीक है, प्रवंचना मतलब किसी से कपट करने के आशय से बिना है, या किसी को धोखा देने के आशय के बिना है, ओके। उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा या किसी अन्य को ऐसा भुलावा देकर पहुंचाए, ठीक है, तो किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो उस कर्तव्य भंग को कर रहा है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार से, किसी अन्य को कोई भुलावा देकर, ओके। अभी हम इसको वहां व्हाइट मैप पे चलेंगे, जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो बहुत ज्यादा टफ, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो सबसे पहली बात हो रही है कि कर्तव्य भंग किया जा रहा है, एक व्यक्ति है कर्तव्य भंग कर रहा है, ठीक है, बट उसका प्रवंचना करने का आशय नहीं है,
उसका कोई प्रवंचना करने का आशय नहीं, प्रवंचना करने का आशय नहीं है, बट उसके इस कर्तव्य भंग के कारण, ठीक है, जिसने कर्तव्य भंग किया है, फॉर एग्जाम्पल एक्स की कोई ड्यूटी थी, उसने कर्तव्य भंग किया, उसका प्रवंचना करने का कोई आशय नहीं था, ठीक है, और उसके इस प्रवंचना करने के कारण एक्स सॉरी इसके इस कर्तव्य भंग के कारण, मान लो एक्स के कर्तव्य भंग के कारण एक्स को क्या हुआ, कोई फायदा हुआ, लाभ नहीं, फायदा लिखा हुआ है ना, फायदा मतलब लाभ ही होता है, लेकिन फायदा लिख देते हैं, एक्स को कोई फायदा हुआ, ठीक है, ओके, या उसके किसी अधिकार को, अधिकार ही लिखा था ना, ठीक है, जो उसे करता है या उससे उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, ठीक है, फायदा ही हो रहा है, एक ही चीज हो रही है, ठीक है, एक्स को कोई फायदा हुआ, या हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को, अगर एक्स ने कर्तव्य भंग किया है तो हो सकता है एक्स को फायदा हो, या उस कर्तव्य भंग के अधीन किसी और का कोई राइट रहा हो, कोई लाभ रहा हो। देखो, जो एक इंसान को फायदा होता है कई लोग को हो जाता है ना, अधिकार के अधीन किसी और को भी फायदा हुआ हो, ठीक है, अधिकार के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को भी फायदा हुआ हो, जिनको ये फायदा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम की दुकान है, आइसक्रीम की ठेला जा रहा था, कोई देख नहीं रहा था, एक बच्चा गया, उसने क्या किया, आइसक्रीम का ठेला गिरा दिया, और उसके बाद आइसक्रीम लेकर भाग गया, तो उसको तो फायदा हुआ, साथ में अगल बगल बच्चे और थे, वो भी लेकर भाग गए फ्री में, उनको भी फायदा हुआ, जबकि उनको ये फायदा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ओके, और बच्चों ने क्या किया, कौन सा कर्तव्य भंग किया, किसी को नुकसान ना पहुंचाने का, ठीक है, चलो फिर आगे ये सेक्शन बोलता है, आगे यही सेक्शन बोलता है, प्लस अन्य व्यक्ति जिसको फायदा होना चाहिए था, जिसको ओरिजिनली फायदा होना चाहिए था, या जिसके अधिकारों का नुकसान हुआ है, उससे क्या हुआ, फायदा नहीं हुआ। तो ये वाली लाइन तुमको याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बस ये याद रखना, क्योंकि जब तुम फायदा ले रहे हो किसी का, बच्चे जो है किसी की आइसक्रीम की दुकान गिरा के आइसक्रीम लेकर भागेंगे, तो आइसक्रीम वाले को नुकसान होगा, ठीक है, ये देखो, बुलावा देकर पहुंचाए जिससे उस अन्य व्यक्ति पर उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन क्या हुआ हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो भाई ठेले वाले की आइसक्रीम लेकर भागोगे तो ठेले वाले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक, ओके, तीसरा क्या है, चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों ना हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल करना, ओके, अब तीसरी बात क्या कह रहा है, कोई पदार्थ है जिसके विषय में संविदा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हम सिल्क की साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सरल शब्दों में कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी किसी के कारण हमने बनारसी साड़ी का कांटेक्ट किया और गलती से कांजीवरम साड़ी हो गई, ठीक है, तो अगर भूल से संविदा का पदार्थ, मतलब जिस वस्तु के लिए संविदा हुई थी, ठीक है, वो भूल से बदल जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, मिसकम्युनिकेशन कहलाएगा, हमने क्या किया है, दुर्व्यपदेशन किया है, समझ में आया, ओके, सो सेक्शन 14 कहता है स्वतंत्र सहमति प्रभावित नहीं होगी, स्वतंत्र सहमति तब होगी जब इन चार चीजों से प्रभावित ना हो, सबसे पहले 15 जिसमें प्रपीड़न था, किसी को धमकी देकर संविदा करा लो, ठीक है, ओके, 16 असम्यक असर, किसी के ऊपर आपका असर है,
फॉर एग्जाम्पल आप गुरु हो किसी के और उससे बोल बेटा मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, दान में दे दो, और वो बेचारा करके दे दिया। बाद में उसके बाद में वो कोर्ट गया, कोर्ट तो समझ जाएगा कि रिलेशनशिप ऐसा था कि जो गुरु थे वो चेले को बस में करने के थे, जैसे जो चाहते वो करवा सकते थे, उसी को कहते हैं सम्यक असर। ठीक है। फिर 17 आता है कपट। कपट मतलब प्रवंचना करने के आशय से गलत तरीके से अपनी बात को रखकर, ताकि सामने वाले को या कोई बात छिपा कर या बताकर, ताकि सामने वाले से क्या किया जा सके, संविदा की जा सके। ठीक है, गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से की जा सके। एंड देन आता है 18। 18 कहती है कि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख ही नहीं पा रहे हैं, दुरुपदेशन कर दे रहे हैं। ठीक है। सच एग्जाम्पल था, भूल हमें हमें चाहिए थी बनारसी साड़ी, हम और बहुत सरल शब्दों में किया, बट गलती से जो प्रिंटिंग हो रही थी वहां पे कांजीवरम साड़ी लिख गई। ठीक है, तो ये हो गया दुरुपदेशन। बस इतना सा था, शॉर्ट था, इसको समझने में हमने 2-2.5 घंटा ले लिया। ठीक है, चलो सेक्शन 19। तो अगर इन चारों के प्रभाव से मुक्त है तुम्हारी संविदा तो स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। सेक्शन 19 देखते हैं। नाउ, स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की शून्य करणीयता। जबकि किसी करार के लिए सम्मति प्रपीड़न, कपट या दुरुपदेशन से कारित हो, तब वह करार ऐसी संविदा जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी है जिसकी सम्मति से ऐसे कारित की गई होगी। ओके, संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुरुपदेशन से कारित हो। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, 19 सेक्शन 19 का पैरा 1 कह रहा है कि कहा गया, इसको शॉर्ट कर दे, नहीं बता दे रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिए थे, वो ध्यान नहीं था ये। तो प्रपीड़न, कपट और दुरुपदेशन, थोड़ा सा इसको दूसरे पेज में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि ठीक है। ओके, सेक्शन 14 आधारित है 15 में क्या है, प्रपीड़न। 16 में है असम्यक असर। 17 में है कपट और 18 में है दुरुपदेशन, असम्यक असर। इतना लिख दे रहे हैं। ठीक, नाउ सेक्शन 19(1) कहता है, कहा गया प्रपीड़न। प्रपीड़न कहाँ था, 15 में। कपट कहाँ है, 17 में, और ये 18 में। ठीक है, ऐसी संविदा हो गई, संविदा तो मान्य होगी। ठीक है, बट पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होगी। क्यों, हमने देखा था ना बिहार का दूल्हा वाला केस, तो पेन चेंज करके बताएंगे इसको, ये वाला। दो, सहमति स्वतंत्र नहीं है, धमकी देकर ले रहा है, कपट करके वगैरह। तो एक पक्षकार की सहमति तो स्वतंत्र है भाई, खुद ही धमकी दे रहा है, एक पक्षकार से को मजबूर कर कर उसकी सहमति ली जा रही है। तो जो पीड़ित पक्षकार है जिसकी सहमति क्या की गई है, जबरदस्ती ली गई है इन तीनों सेक्शन में। ठीक है, वो क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है। कौन, पीड़ित पक्षकार जिसकी सहमति। पीड़ित पक्षकार कौन होगा, पीड़ित पक्षकार शब्द हम यूज कर रहे हैं, इसमें है नहीं तो हम यूज कर दे रहे हैं, जिसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी। ठीक है, क्यों सहमति स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि इन तीनों के प्रभाव में ली गई थी। सहमति स्वतंत्र नहीं थी तो कोर्ट में जाके, न्यायालय में जाकर उस संविदा को शून्य करा सकता है। ऐसे संविदा को शून्य करा सकता है, इसीलिए ऐसी संविदा को शून्य करणीय संविदा कहते हैं। शून्य करणीय, जिसको शून्य कराया जा सकता है। इसका एक नियम है, ऐसी संविदा को आप 1 साल के अंदर ही, जिस दिन से, मान लो जरूरी नहीं तीनों,
हो सकता है तीनों में से किसी एक प्रभाव, हो सकता है सिर्फ प्रपीड़न से प्रभावित हो सकता है सिर्फ कपट से या दुर्व्यपदेशन से प्रभावित हो। ठीक है, जाएंगे। ठीक है, तो 14 में ये चीजें थी। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन 19 पैरा 1 कह रहा है कि अगर इन तीनों चीज में से कुछ भी प्रभावित है, ठीक है, तो पीड़ित पक्षकार जिसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी वो न्यायालय में जाके अपनी संविदा को शून्य करनी करा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संविदा करने में उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, तुम गए बिहार गए, जाके एक दिन बोलो कहीं गाँव में बिहार शादी था, भैया बहुत अच्छी सरकारी नौकरी लगी मेरी, बहुत बताना मत कि ये शादीशुदा हो नहीं, दूसरे दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी। पिछले साल का एक केस था। क्या करते हैं, बोरे में भर के लेकर चले जाते हैं। सुबह लड़के की आंख खुली, 10 लोग बंदूक लेकर खड़े थे। बेचारे ने क्या किया, शादी करनी पड़ी क्योंकि भैया जान ज्यादा प्यारी थी। अब शादी होने के बाद जैसे ही बंदूक, मतलब यहाँ पर फ्रीडम मिल रहा है, धमकी मिल रही है ना, जैसे ही बंदूक धमकी का टाइम चला गया, मतलब जैसे ही प्रपीड़न से वो बाहर आया, फ्री है, उससे ठीक 1 साल के अंदर उसको शादी शून्य करानी पड़ेगी। ठीक है, कोर्ट जाकर, नहीं तो वो शादी की संविदा परमानेंट हो जाएगी, नहीं तो ये संविदा परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर अभी क्लास कट हो गई तो तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि हम आगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग कहाँ से नहीं की है, तो बीच वाली क्लास गई। कहाँ से नहीं की है? आई थिंक सारा तो किया ही है ना, और मेरे साथ ये हो जाता है। 1 आवर वाला लगातार करेंगे तभी हो जाएगा। ये तो 10-10 मिनट वाले में फायदा ये रहता है कि हर 10 मिनट पे जब कट होता है ना तो समझ में आ जाता है कि यार हाँ 10 मिनट वाला तो हो गया है, ठीक है, फिर से चालू कर लो। बट 1 आवर वाले में मालूम मैंने स्टॉप किया। शुरू कर ले तो पहले हमको, चलो दूसरा, संविदा का पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुरुपदेशन से कारित हुई है, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और वह स्थिति में रखा जाएगा जिसमें वह होता यदि वह ऐसा उपदेशन सत्य होता। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा है, कपट और दुर्व्यपदेशन। तो बोल रहा है कि मान लो किसी पक्षकार से, पेंसिल यूज कर रहे हैं तो पेंसिल पेन बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, पेंसिल यूज ही नहीं करनी, रहने दो, इसी को चलते हैं। रेड कलर, ये देखो, नियम सुग्रेड। ठीक है, किसी पक्षकार से कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा संविदा की गई थी, मैंने अभी बोला सुनने करनी तो करा ही सकता है। ठीक है, ओके, अभी देखो असम्यक असर वाला कहीं नहीं आया ना, असम्यक असर वाला आगे आएगा। ठीक है, बट अगर चाहे तो पीड़ित पक्षकार क्या करे, कोर्ट से कह सकता है कि कोई बात नहीं, मुझे अपनी संविदा को चालू रखना है, ठीक है, समाप्त नहीं कराना है, शून्य नहीं कराना है, बट परंतु किंतु परंतु बंधु एक काम कर दीजिए, जो प्रॉपर, अगर प्रॉपर संविदा होने पर मुझे लाभ मिलता, मान लो कि कार खरीदी थी, उसको धमकी देकर 10 लाख की कार 1 लाख में खरीदी थी, तो ठीक है, संविदा ठीक है, संविदा रहने दो, लेकिन मुझे वापस 10 लाख ही दिला दो। ठीक है, ये बात कह रहा है सेक्शन 19
पैरा 2। ठीक है, ओके, ब्लड रेड कलर हो गया। अब कुछ अपवाद देख लो। यदि ऐसी सम्मति दुरुपदेशन द्वारा या ऐसे मान द्वारा जो 17 के अंग के अंतर्गत पूर्ण में कारित हुई थी, तो ऐसा होने पर संविदा शून्य करनी नहीं है यदि वह उस पक्षकार के पास जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई थी सत्य का मामूली तत्परता से पता चलने के साधन थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, पहले कलर चेंज कर, कलर देख के मुझे डर लग रहा है ना। अच्छा, ढेर सारा कौन सा, स्काई ब्लू, स्टेरी स्काई लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि मान लो झूठ बोलकर मिथ्या उपदेशन करके किया गया था, बट वो कपट में आता है। ठीक है, कपट में आता है, कपट में आता है, झूठ बोलकर कपट किया गया है और फिर संविदा की गई है, बट चूंकि झूठ बोला था, पीड़ित पक्षकार के पास टाइम था। क्या था? जिस इंसान की स्वतंत्र सहमति कपट द्वारा ली गई थी उसके पास पर्याप्त टाइम था कि वो क्या करे, उस झूठ का सत्य का पता लगाए, बट उसने ऐसा नहीं किया, तो अब उस संविदा को समाप्त नहीं करा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक्स अपनी जमीन वाई को बेच रहा है, जमीन पर वाद चल रहा है, एक्स ने कहा जमीन एकदम साफ है। ठीक है, वाई के पास कोई ट्रेन नहीं दौड़ी जा रही, वाई के पास बढ़िया जाए, वो कोर्ट चला जाए, कोर्ट जाके पता कर ले, है ना, साफ टाइम है। वाई कुछ नहीं करता, इस पर भरोसा करके साइन करके ले लेता, चलो ठीक है, तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट। तो अब बाद में वाई जाके संविदा को शून्य नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वाई के पास पर्याप्त टाइम था सत्य का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रही है सेक्शन 19 का एक्सेप्शन 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेक्शन 19 आगे क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है सेक्शन 19 का। ओके, वह कपट या दुरुपदेशन जिसने संविदा के उस पक्षकार की सम्मति कारित नहीं की, जिससे ऐसे कपट या दुरुपदेशन किया गया था, संविदा को शून्य करने नहीं कर देता। सिंपल सी बात है, कपट या दुरुपदेशन किया गया, ठीक है, एक्सटी ने वाई से किया था, ओके, बट वो उससे प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसने किसी और कारण से संविदा पढ़ ली। ओके, जब उसने किसी और कारण से संविदा कर लिए, तो अब वो जाके वापस ये नहीं कर सकता, शून्य करने नहीं करा सकता। ठीक है, मान लो एक्स ने वाई से कहा, झूठ बोला कि ये जमीन फ्री है, इस पे कोई केस नहीं चल रहा। ठीक है, ओके, ठीक है, बट वाई ने इस कारण से जमीन खरीदी नहीं थी। वाई ने जमीन इसलिए खरीद ली थी क्योंकि वाई को पता था कि ये जमीन सरकार की लाइन में जाने वाली है, 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, उसका उद्देश्य कुछ और था। ठीक है, तो इसके कपट से वाई प्रभावित नहीं हुआ था। अब बाद में वाई जाकर सुनने कंटिन्यू नहीं करा सकता, इन्होंने मुझे झूठ बोलकर जमीन भेजी थी फलाना ठिकाना करके। ठीक है, उस बात में ना आप प्रभावित नहीं हुए हैं और आपने किसी और कारण से वो संविदा पूर्ण की है, तब आप वो संविदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। खा को प्रवंचित करने की आशा से का मिथ्या उपदेशन करता है कि का के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है, तदद्वारा खा को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है, या खा के पद पर शून्य करनी होगी। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ए बी से बोलता है, तो अब उसमें नील की खेती होती थी, 1872 का है कि मेरे कारखाने में हर साल 500 मन नील बनता है। ठीक है, तुम मेरा मिल खरीद लो। मिल खरीद लिया उनकी बात पे भरोसा करके, बाद में पता चला कि
5 मन बनता है बस। तो ये कपट है, ठीक है। और बी के विकल्प पर क्या है समीकरण? खा। का दुर्विदेशन द्वारा खा को गलत विश्वास कराता है कि खा के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनता है। खा कारखाने के लेखाओं की पड़ताल करता है तो यह दर्शित करता है कि केवल 400 मन नील बनता है। इसके पश्चात खा कारखाने को खरीद लेता है। संविदा का के दुर्विदेशन के कारण शून्यकर्णी नहीं है। तो जो अभी हमने स्पष्टीकरण देखा ना, वही बोल रहा है। ए ने बी से बोला कि मेरे कारखाने में 500 मन नील बनती है। बी ने कहा कागज दिखाओ। ए ने कागज दिखाया, पता चला कि सिर्फ 400 मन बनती है। बी ने कुछ सोचा समझा, अपना दाम ऊपर नीचे किया होगा और फिर अपना मिल खरीद लिया, ठीक है ना। बाद में अब खा जो है कोर्ट जाके इस केस को दुर्व्यवदेशन के आधार पर शून्यकर्णी नहीं करा सकता, शून्य नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जो ए दुर्व्यवदेशन किया था उससे बी प्रभावित ही नहीं हुआ। इन्हें तो 500 मन का दुर्व्यवदेशन किया था ना, 500 मन बनता है, ठीक है। बट बी ने क्या किया, अपने हिसाब से लिया था। ओके, ठीक है। ज्यादा एग्जाम्पल ले जाएंगे हम लोग क्योंकि है कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, नहीं तो फिर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अपना देख लेना, ठीक है। यहाँ से सेक्शन हम लोग कल देखेंगे, नहीं ये देख लेते हैं। 19 का किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 16 की, ठीक है। असम्यक असर से प्रेरित संविदा को पास कराने की शक्ति। जब किसी करार के लिए सम्मति असम्यक असर से कारित की गई हो तब करार ऐसी संविदा जब उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होगी जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई है, ठीक है। फिर से वही बात कह रहा है कि असम्यक असर से अगर किसी व्यक्ति की करार कराया गया था तो पीड़ित पक्षकार की विकल्प पर शून्य करनी होगी। पीड़ित मतलब जिसकी ऐसी सम्मति ली गई थी। ऐसी कोई संविदा जो अत्यांतिक आपात की जा सकेगी या यदि पक्षकार ने जो उसका शून्यकरण का हकदार हो तद्दीन कोई फायदा प्राप्त हो तो ऐसे निबंधनों और शर्तों पर न्यायालय न्याय संगत प्रतीत हो, ठीक है। का के पुत्र ने एक वचन पत्र पर खा के नाम की कूट रचना की। का के पुत्र का वियोजन करने की धमकी देकर कार से कूट रचित वचन पत्र की रकम के लिए एक बंध पत्र खा प्राप्त करता है। यदि खा उस बंध पत्र पर वाद लाए तो न्यायालय उसे अपास्त कर सकेगा क्योंकि यहाँ सम्यक असर है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक, ओके।